नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभय मित्तल। आई वेलकम यू ऑल टू उड़ान इन्फिनिटी यूट्यूब चैनल। आज हम दोस्तों डिस्कस करेंगे सी डी एस ई 2021 जो आपका होने वाला है 7 फरवरी 2021 को, उसके लिए प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। ये प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होगी मैथमेटिक्स के लिए। और मैं आपको दावा करता हूँ कि ये प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आपको कहीं भी किसी बुक में नहीं मिलेगी, आपको इंटरनेट पर कहीं सर्च करने पर नहीं मिलेगी। ये वही प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है जिसको इस एग्ज़ाम का अच्छा खासा एक एक्सपीरियंस होगा, वही आपको दे सकता है। तो देखिए, हम वन बाय वन सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। और मेरी ये गारंटी है कि अगर आप इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हुए, इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करते हुए अगर आप प्रॉपरली करते हैं, तो डेफिनेटली आप सी डी एस 2021 क्लियर करेंगे, और वो भी बहुत अच्छे स्कोर के साथ। तो देखिए, पॉइंट नंबर 1 है स्टडी डेली। अब यहाँ पर स्टडी डेली का मतलब क्या है? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनके माइंड में ये रहता है कि मैं पहले अपना जो है पॉलिटी ख़त्म करूँगा, या पहले इकोनॉमिक्स ख़त्म करूँगा, या फिर ओवरऑल भी लें तो जीके ख़त्म करूँगा, फिर इंग्लिश ख़त्म करूँगा, फिर मैथ्स पर आऊँगा। तो आपको ऐसा कुछ भी सीडीएसई में नहीं रखना है। चाहे मैथ्स के लिए हो, चाहे इंग्लिश के लिए, चाहे जीके के लिए, आपको तीनों ही सब्जेक्ट्स को डेली स्टडी करना है। यानी कि डेली आप इंग्लिश भी पढ़ेंगे 2 से 3 घंटे, डेली आपको जीके भी पढ़ना है 2 से 3 घंटे, और डेली आपको मैथ्स भी पढ़ना है एटलीस्ट फॉर 2 to 3 आवर्स। हाँ, जीके के जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें, जैसे कि पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इनमें आप आपस में कर सकते हैं कि चलिए आपने पहले आज थोड़ा सा हिस्ट्री खत्म कर दिया, फिर आप ज्योग्राफी पर आ गए, फिर इकोनॉमिक्स पर आ गए, वो आप कर सकते हैं। बट मैथ्स और इंग्लिश के साथ ऐसा नहीं है, तो यू हैव टू स्टडी डेली। तो मीन्स क्या हुआ आपका कि एवरी डे यू हैव टू गिव एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स, 2 3 आवर्स डेली फॉर मैथ्स। सेकेंड पॉइंट है चैप्टर वाइज स्टडी। अब चैप्टर वाइज स्टडी का मीनिंग क्या है कि आपको जब मैथ्स टैकल करनी है, तो आपको वन बाई वन चैप्टर के अकॉर्डिंग ही आप चलेंगे। कभी भी आप इसमें मत नहीं रहना आपको कि आपने जो ओवरऑल क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड कर लिए, फिर वहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख रहे हैं, सेकंड का नहीं, ये नहीं आपको करना। चैप्टर वाइज आपको चलना है। अब चैप्टर वाइज में जो आपकी स्ट्रेटजी होगी वो 3 चीज़ों में डिवाइडेड रहेगी, यानी आपको वन बाई वन चलना है। फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले आप क्या करेंगे, कोई भी चैप्टर होगा उसका आपको कॉन्सेप्ट प्रिपेयर करना है। कॉन्सेप्ट की प्रिपरेशन के लिए उड़ान इन्फिनिटी आपके साथ है। हमारा जो कोर्स है, पेन ड्राइव कोर्स और ऑफलाइन कोर्स, दोनों के फॉर्म में हमारा अवेलेबल है। वो कोर्स आपको मिल जाएगा। वहाँ पर हम बहुत ही अच्छे तरह से आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएंगे, और आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे। यानी कि ऐसे नोट्स जहाँ से आप कॉन्सेप्ट को जब चाहें तब आप रिवाइज कर सकें। उसके बाद यहाँ पर जो हमारी वीडियोज़ होंगी, उनमें हम आपको काफ़ी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाएंगे, और इसके अलावा भी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद जब आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, आपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लिए, तब लास्ट में आपको, वो लास्ट है लेकिन बट नॉट द लीस्ट, यानी कि ये आपके लिए मस्ट है, वो आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किसके होंगे? ये खुद सीडीएस एग्जामिनेशन के। अब आपके मन में यहाँ पे एक डाउट आ सकता है, वो डाउट ये है कि चैप्टर वाइज सीडीएस के क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर है। क्योंकि सीडीएस का जब क्वेश्चन पेपर होता है, वहाँ पर तो सारे मिक्स क्वेश्चंस होते हैं जो सारे चैप्टर्स से होते हैं। तो उसके लिए आप कोई भी अच्छी सी बुक देख सकते हैं। अदरवाइज हम लोग भी आपको जो है ये प्रोवाइड करेंगे चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन है सीडीएस के प्रीवियस ईयर। बट आप कोई अच्छी बुक रेफर कर सकते हैं। जैसे एक बुक का मैं नाम बता सकता हूँ, दैट इज़ पाथ फाइंडर चैप्टर वाइज सीडीएस सॉल्व्ड। पाथ फाइंडर की आपको पिछले 14 से 15 साल की सीडीएस के सॉल्व पेपर्स की बुक मिल जाएगी, जिसमें कि चैप्टर वाइज सॉल्यूशंस होंगे। यानी कि सबसे पहला अगर आपका ट्रिग्नोमेट्री अगर कोई चैप्टर आता है, तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की आपको जो है चैप्टर वाइज जितने क्वेश्चंस आए होंगे 2020 में, फिर उससे पहले 2019 में, वो सारे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना, आपको अपनी स्ट्रेटजी का चैप्टर वाइज रखनी है। और चैप्टर वाइज में भी आपको अपनी स्ट्रेटजी, पहले कॉन्सेप्ट, फिर आपके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, फिर उसके बाद आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और जैसा मैंने बताया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो वो मस्ट है, क्योंकि यूपीएससी का जो पैटर्न है अलग ही पैटर्न है, आपको किसी और एग्जाम में वो नहीं मिलने वाला, ये मेरी गारंटी है। थर्ड, कॉन्सेप्ट को आप ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे ओवर द ट्रिक्स। नॉर्मली क्या होता है एग्जाम्स में आजकल देखा जा रहा है कि जब भी स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास, तो वो सबसे पहले हमसे पूछते हैं कि सर ट्रिक्स बताइए, सर कुछ ट्रिक्स बताइए, सर इसमें ट्रिक्स बताइए। और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में तो ट्रिक्स का सबसे ज़्यादा आजकल फैशन सा चल रहा है। बट मैं आपको एक गारंटी देता हूँ, अगर आपने कभी यूपीएससी का पेपर उठाया है और नहीं उठाया तो आप उठा करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगी ये चीज़ क्या, कि यूपीएससी का जो पैटर्न है वो कुछ इस टाइप का पैटर्न होता है यूपीएससी का, कि आपके लिए ट्रिक्स जो है बहुत कम काम करेंगी। यानी कि वही चैप्टर्स, वही क्वेश्चंस, उनमें अगर कोई और एग्जाम होता तो उसमें शायद 80% क्वेश्चंस में कोई ट्रिक काम कर जाती, तो यूपीएससी में वो 20% क्वेश्चन में काम करेगी। और यूपीएससी जो पेपर डिजाइन करता है वो स्पेशली करता है फॉर योर कॉन्सेप्ट, फॉर चेकिंग योर कॉन्सेप्ट। स्पेशली यूपीएससी का जो फोकस इसी पर रहता है।
तो वो क्वेश्चन ही ऐसे आपको ढूंढ कर देंगे जहाँ आपकी कोई ट्रिक ना लग पाए, और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो आप इन क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हो बड़े आराम से, फिर आपके मजे ही मजे आ जाएंगे। तो ट्रिक्स जो है कुछ ट्रिक्स होंगी, कुछ 20% काम करने वाली ट्रिक्स हैं, वो ट्रिक्स हम आपको बताएंगे। उड़ान इन्फिनिटी पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल कराई जाएंगी हमारे कोर्स में, लेकिन आपको मैंने क्या बताया, आपको कॉन्सेप्ट पर ही ज़्यादा ध्यान देना है, ट्रिक्स पर आपको कम फोकस करना है कि इसकी ट्रिक क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि टारगेट ओनली 20 to 25 बट 100% श्योर क्वेश्चंस। अब मैं इसका मीनिंग थोड़ा सा आपको इलेबोरेट कर देता हूँ। देखिए, पहली बार जैसे आप लोग जानते हैं कि मैथमेटिक्स है दैट इज़ नॉट फॉर ओटीए। ये ओटीए वालों को मैथ्स का एग्जाम नहीं देना होता है, यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि जिनका ओटीए फर्स्ट प्रेफरेंस है, जिनके लिए ओटीए फर्स्ट प्रेफरेंस है, उनको मैथमेटिक्स का पेपर नहीं देना है, क्योंकि उनका जो सिलेक्शन होगा केवल उनके इंग्लिश और जीके के स्कोर के बेसिस पर ही होगा। बट अगर कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने ओटीए को सेकंड, थर्ड या फोर्थ प्रेफरेंस दिया है, उनको जो है ये एग्ज़ाम देना होगा, मैथमेटिक्स का पेपर उनका देना होगा, और उनका तीनों पेपर्स में से ही टोटल आएगा। अब सपोज करिए कि मैं उन लोगों के लिए बात करता हूँ जिनको मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम देना ही है, तो अब उनके लिए क्या देखिए, तीन पेपर आपको देने हैं, इंग्लिश, जीके और मैथ्स। अब इंग्लिश का पेपर क्या है, वो यूपीएससी का सीडीएस का पेपर ही मैं बता रहा हूँ, वो बहुत ही इजी लेवल का पेपर होता है। यानी कि अगर आपकी इंग्लिश की नॉलेज थोड़ी सी अच्छी है, थोड़ी सी मतलब कन्वर्सेंट है इंग्लिश में, कन्वर्सेंट मीन्स बोल सकते हैं, तो आप इंग्लिश के पेपर में ईजिली 60+ स्कोर कर लेंगे, ईजिली 60+। इवन स्टूडेंट्स तो कई सारे जो 85+ भी उसमें ऊपर स्कोर करते हैं, बट 60+ आप कर लेंगे उसमें ईजिली स्कोर। अब जीके जो है वहाँ डिफिकल्टी आती है सबसे ज़्यादा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं हर साल जो इंग्लिश के पेपर को क्वालिफाई कर लेते हैं, मैथ्स के पेपर को क्वालिफाई कर लेते हैं, बट जीके को पेपर को नहीं कर पाते क्वालिफाई। अब ये क्वालिफाई का मीनिंग क्या है? क्वालिफाइंग का मीनिंग है कि आपको जो है जो टोटल कट ऑफ है, आईएमए का अपना टोटल कट ऑफ होता है, ओटीए का अपना टोटल कट ऑफ होता है, एयरफोर्स एकेडमी एएफए का अपना है, आईएनए का अपना है, बट इंडिविजुअली भी हर पेपर में इंग्लिश, जीके और मैथ्स में आपके 20 मार्क्स आने चाहिए। अगर आपके 20 नहीं आए तो जो है आप उसके लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे। तो अब 60+ तो वो इंग्लिश में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है कट ऑफ से। जीके में प्रॉब्लम आ जाती है, लोगों से 20 मार्क्स का कट ऑफ भी क्लियर नहीं होता, यानी 120 क्वेश्चंस आते हैं फॉर 200 मार्क्स, वो इतने भी क्वेश्चंस नहीं कर पाते कि उनका जो है कट ऑफ भी क्लियर हो। तो अब क्या है, वहाँ पर जीके में सपोज करिए कि जीके में आपने जो है इतनी पढ़ाई करी कि सिर्फ आपका कट ऑफ क्लियर हो, सपोज यू जस्ट गॉट 20 मार्क्स, मैं ये मान के चल रहा हूँ आपके बस 20 मार्क्स ही आए हैं। अब मैथमेटिक्स में क्या है, मैथमेटिक्स में साहब इंग्लिश और जीके की तरह नहीं है, यहाँ पर कुछ डिफरेंट है। जैसे इंग्लिश और जीके में आपके 120 क्वेश्चंस होते हैं, मैथमेटिक्स में आपके सिर्फ 100 क्वेश्चंस हैं, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स एंड टोटल विल बी 200 मार्क्स। अब ये जो 200 मार्क्स है, इसका मतलब हो गया कि एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है, तो आपको अब जरा सोचिए कि यहाँ पर आप मैथ्स में आपने 40-45 भी स्कोर कर दिया। अब 40-45 कैसे स्कोर होगा, अगर आपने क्या किया, यहाँ पर 40-45 स्कोर करने के लिए आपने जस्ट यहाँ पे 20 या 25 क्वेश्चंस ठीक ठीक आपने कर दिए, तो 20 इंटू 2 40 या 25 इंटू 2 50, तो 40-45 का आपका स्कोर आराम से बन जाएगा। अब जना टोटल करके देखते हैं, 60 + 20 + 40 कितना हुआ है, 80 + 40 यानी कि 120। इन तीनों का टोटल हो गया 120, और 120 आपका काफ़ी अच्छा स्कोर है, जिस पर मैं गारंटी लेता हूँ, पिछले कई सालों का मैंने कट ऑफ जो एनालाइज किया हुआ है, मुझे पता है ऑलरेडी कि आपका आईएनए यानी इंडियन नेवल एकेडमी, आईएमए यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इन दोनों का कट ऑफ बहुत ईजिली क्लियर होगा, ये मेरी गारंटी है। सिर्फ एएफए जो है एयरफोर्स एकेडमी, उसके कट ऑफ से आप दूर रह सकते हैं, क्योंकि उसका कट ऑफ कई बार 140 के आसपास भी चला जाता है, तो केवल आप उससे रह सकते हैं। तो यानी कि आपको जो मैथ्स में टारगेट करना है वो बहुत ज़्यादा टारगेट नहीं रखना है, आपको रखना है आप 20 to 25 क्वेश्चंस करें, बट ये चाहे इंग्लिश हो, चाहे जीके हो, चाहे मैथ्स हो, आपको जो क्वेश्चंस करने हैं दे मस्ट बी 100% करेक्ट, 100% श्योर। आपको 100% श्योर होना चाहिए कि यही आंसर सही है, अदरवाइज आप जो है अटैम्प्ट तो सोचेंगे कि आपने एक डिसेंट अटैम्प्ट किया है, बट एक्चुअल में क्या होगा, वहाँ पर आपका नेगेटिव में बहुत ज़्यादा मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो मेरी इस बात को आप जरूर ध्यान रखिएगा कि आपको प्लीज़ मैथमेटिक्स में 20-25, या अगर आपको लगता है कि आप और अच्छा करना चाहते हैं, एएफए ही आपको क्लियर करना है, तो दैट कैन गो टू 30-35, इससे ज़्यादा आपको टारगेट नहीं करना है, और सीडीएस के एग्जामिनेशन में इसके ज़्यादा आपको टाइम भी नहीं मिलेगा। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था
कि जहाँ पर मैंने सिलेबस डिस्कस किया था मैथमेटिक्स का, वहाँ पर मैंने फिर बताया था उस टाइम पर भी, CDS में आपका सबसे पहला पेपर होता है इंग्लिश का, सेकंड पेपर होता है आपका GK का, थर्ड पेपर आपका होता है मैथमेटिक्स का। यानी आपने 9 to 11 एक एग्जाम दिया, यू टुक अ 1 आवर ब्रेक। देन आपने 12 to 2 एक और एग्जाम दिया GK का, देन यू टुक अ 1 आवर ब्रेक। और 3 to 5 में व्हेन यू आर कंप्लीटली टायर्ड, इतना ज़्यादा आप थके हुए हैं और आप लंच करके आए हैं, आपको नींद भी आ रही है, उस टाइम सब कुछ हो रहा है, उस दोपहर के टाइम में आपको देना होता है मैथ्स का एग्जाम। तो समझिए जहाँ आपको सबसे ज़्यादा स्पीड की रिक्वायरमेंट थी, वो एग्जाम जानबूझकर यूपीएससी आपका लास्ट में रखता है। यानी कि वो आपके पेशेंस को और आपकी जो प्रिजर्वेंस है उसको आपको जो परखना चाहता है यूपीएससी। तो इसलिए आपको उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना है। तो वहाँ पर ये समझ लीजिए 30-35 करना ही आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। तो इसे आप इजी टारगेट मत लीजिए कि 100 में से 30-35 तो कुछ है ही नहीं है। वहाँ पर वही करना आपके लिए बहुत मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि आपका माइंड और बॉडी दोनों थक चुके होते हैं सुबह से एग्जाम देते देते। अच्छा, अब जो है अगर आपने वो वीडियो हमारी नहीं देखी है तो सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वीडियो देखें, क्योंकि वहाँ मैंने CDS के एग्ज़ाम के बारे में बताया था, उसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया था, और जो है ये भी हमारा जो बैच आ रहा है इससे रिलेटेड उसके बारे में भी मैंने इन्फॉर्म किया था। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो हमारा आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जो उस वीडियो को जरूर देख लें पहले, इस वीडियो को देखने से भी पहले। अब नेक्स्ट आता है, हम देखते हैं अपना पॉइंट कि डोंट यूज़ कैलकुलेटर्स वाइल प्रिपरेशन। नॉर्मली क्या होता है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जब वो प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो उस टाइम पर वो कैलकुलेटर से अपने आंसर्स को सॉल्व करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो 2 आवर्स में जो 10 क्वेश्चंस करते हैं, 20 क्वेश्चंस करते हैं मैथ्स के, उसकी जगह 30 कर लेंगे। बट नुकसान क्या होता है कि अब यूपीएससी में आपको कैलकुलेटर तो अलाउड है नहीं। अब क्या होगा, वहाँ जा करके आप कैलकुलेटर के बिना आपकी कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा गलत होती हैं, आप सही मेथड अप्लाई करते हैं बट ऑप्शन मैच नहीं करता, फिर आपको लगता है कि ये ऑप्शन क्यों नहीं मैच कर रहा, आप क्या प्रॉब्लम आ गई है। तो इसीलिए जो है ये मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूँ कि अगर आप कैलकुलेटर यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है यूपीएससी के एक्चुअल एग्जाम में। तो आप अपनी प्रैक्टिस से ही आदत डाल लीजिए कि आपको हाथ से ही सारी कैलकुलेशन सॉल्व करनी है, हाथ से ही। और ये मैं वैसे ही आपको बता दे रहा हूँ, ये आप लोग जानते भी होंगे कि यूपीएससी में एक्चुअल में जो कैलकुलेशंस होती हैं क्वेश्चंस में, मैथ्स में, वो कभी ऐसी नहीं होती कि आपको लंबे चौड़े डेसिमल सॉल्व करने हैं। ऐसी कैलकुलेशंस यूपीएससी में नहीं आती। वहाँ सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट चेक किया जाता है, मैंने पहले ही बताया यूपीएससी कॉन्सेप्ट पे एम्फेसाइज करता है। तो आपको कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा ध्यान देना है, कैलकुलेशन इस टाइप की भी नहीं आएंगी, वो आएंगी जिनको आप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्लियर डाउट्स एट द टाइम एंड बिफोर बाइंड अप। अब क्या है, ज़्यादातर देखा जाता है स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम क्या है, वो एक चैप्टर को सॉल्व करते हैं, उसमें सपोज करिए उन्होंने 50 क्वेश्चन उन्होंने सॉल्व करने की कोशिश की विच आर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब 50 क्वेश्चन में से उनसे 25 सॉल्व हुए और 25 में आ गई प्रॉब्लम। तो वो क्या सोचते हैं कि चलो हमने 25 सॉल्व कर लिए ना, उनको लगता है कि हमने जो है यहाँ पर ये 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और 25 ही जो है यूपीएससी में भाई जो है इनमें से कोई क्वेश्चन आएगा तो हम कर देंगे, और जो 25 नहीं कर पाए उस टाइप का कोई आएगा तो छोड़ देंगे। ये आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि यूपीएससी में ये कुछ नहीं पता किसी को कि आप जिस टॉपिक को लेकर कॉन्फिडेंट है, आपको जिस टॉपिक को लेकर लगता है कि ये आप इसके सारे क्वेश्चंस कर देंगे, क्या पता कि उसके क्वेश्चंस इतने डिफिकल्ट लेवल के आए कि आप ना कर पाएँ, यानी वो उन 25 में से हों जो आप घर पर भी नहीं कर पाए थे, उस टाइप के क्वेश्चंस वहाँ पर आ जाएँ। तो इसलिए आपको क्या करना है, कोई भी अगर आपका डाउट आता है तो आपको वहीं क्लियर कर लेना है। अब जो उड़ान इन्फिनिटी के हमारे जो कोर्स से जुड़े हुए हैं मैं उनके लिए बता देता हूँ, अगर आपको कोई भी डाउट आता है, चाहे आप पेन ड्राइव कोर्स के यूज़र हैं चाहे किसी भी टाइप के कोर्स के यूज़र हैं, तो आप हमें कमेंट्स में अपनी क्वेरीज लिख सकते हैं और अलग से आप कॉल करके भी इस बारे में पूछ सकते हैं। आपके लिए स्पेशल बैच का भी जो है ऑलरेडी जो है अरेंज है, जहाँ पर आपके डाउट्स की और क्वेरीज आपकी क्लियर की जाएंगी। तो उड़ान इन्फिनिटी आपका साथ यहाँ पे इस मामले में कहीं भी नहीं छोड़ने वाला, ये आप मेरा भरोसा रखिए। तो आपको अपने डाउट्स पर जो है चैप्टर वाइज क्लियर करने हैं, तभी आपको सोचना है कि हाँ अब वाइंड अप कर सकते हैं, अब आपने चैप्टर फिनिश कर लिया, तो आपको डाउट्स नहीं छोड़ने हैं। नेक्स्ट एक शॉर्ट नोट्स। अब शॉर्ट नोट्स का क्या है कि मैं आपको शॉर्ट नोट्स के बारे में अगर कुछ बताऊं तो सीडीएस में एक टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, अराउंड 10 to 12 क्वेश्चन है, वो टॉपिक है सर्कल्स। 10-12 क्वेश्चंस आपको सर्कल्स से मिल जाएंगे ईच ईयर। अब सर्कल्स में क्या है, सर्कल्स में है 10 थ्योरम्स, और उसे अगर कुछ कंबाइन भी करें तो बहुत थ्योरम्स बन जाती हैं। बट मैं अगर आपको बताऊं, मुझे आप आज भी अगर सर्कल्स के थ्योरम पूछ लो तो मैं आपको सिर्फ डायग्राम बना करके 10 के 10 थ्योरम लिख सकता हूँ विद इन 15 लाइन्स, यानी 10 थ्योरम 15 लाइन्स में। अब आप कहेंगे थ्योरम लिखने के लिए, एक थ्योरम लिखने के लिए 2-3 लाइन चाहिए होती हैं, तो आप कैसे 10 थ्योरम का 15 लाइन में लिख सकते हो? क्योंकि मुझे वो थ्योरम्स इतनी अच्छी तरह याद है कि मैंने जो उनके डायग्राम बना सकता हूँ, मैं सिर्फ वो थ्योरम क्लियर हो जाएगी। मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ये रहा एक सर्कल, ये रहा एक पॉइंट, इस लाइन पॉइंट से दो हैं टेंजेंट्स, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज L1, दिस इज L2। मैंने बस यहाँ एक टिक किया और ये टिक दिखाता है कि L1 एंड L2 इज इक्वल। इसी डायग्राम में मैंने एक और एक्सटेंशन कर दिया, ये लीजिए, यहाँ मैंने बना दिया ये थीटा, ये भी हो गया थीटा।
अब ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, यानी सेंटर से आने वाली लाइन क्या करेगी, एंगल को बाइसेक्ट, अगर दो टेंजेंट्स बनने हैं एक ही पॉइंट से तो। अब इस थ्योरम को मैं दो थ्योरम बना सकता हूँ अलग अलग। पहली थ्योरम की आउटसाइड एक पॉइंट है, उससे सर्किल पर दो टेंजेंट्स बनेंगे तो दोनों लाइन्स इक्वल होंगी। सेकंड थ्योरम, उस टेंजेंट को जो जिस पॉइंट से टेंजेंट आ रहा है, लाइक यहाँ ए पॉइंट से आ रहा है, तो सेंटर से आने वाली लाइन उसको जो है उस वहाँ से बनने वाले एंगल को बाइसेक्ट करती है। बट ये सब मुझे सिर्फ इस डायग्राम से याद है। ये पावर होती है शॉर्ट नोट्स की, और आपके शॉर्ट नोट्स ऐसे होने चाहिए जो आप ही को समझ आए, सिर्फ आपको समझ आए। बट सिर्फ आपके लिए समझ आ रहे हैं ना, आपके लिए वो काफ़ी है। तो आपको ऐसे पावरफुल शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये प्रो टिप है, ये भी आपको कभी नहीं मिलेगी बताने को, कि कहीं कहीं आपको सुनने को नहीं मिलेगी टिप। ये शॉर्ट नोट्स एक ऐसी चीज़ है जिसकी जितनी प्रिपरेशन बढ़िया होती है उसके शॉर्ट नोट्स उतने छोटे होते जाते हैं। यानी कि मैं खुद बता दूं, मेरे पास भी अपने पास एक शॉर्ट नोट्स रखे हैं 15-20 पेज के, क्योंकि वो सारे एग्जाम्स के हैं मेरे पास, केवल CDS ही नहीं, UPSC के अलावा और भी एग्जाम्स के मेरे पास है। ऐसे मेरे पास मैथ्स के फुल शॉर्ट नोट्स रखे हैं। बट आप आज भी मुझसे कहोगे ना कि चलो ये शॉर्ट नोट्स दोबारा बना दो बिना देखे, तो मैं बिना देखे बता रहा हूँ, अगर आज वो 20 पेज के हैं ना तो मैं उसे 15 पेज में करके दिखा दूंगा। आप मुझे एक महीना और दे दो, मैं उसे जो है आपको करके दिखा दूंगा 13 पेजेस में, 12 पेजेस में। तो जितनी आपकी प्रिपरेशन बढ़िया होती जाएगी, शॉर्ट नोट्स उतने छोटे होते जाएंगे आपके, क्योंकि आपको सब कुछ जो है ना देख के अंदर ही अंदर आपको समझ आने लगेगा। फिर आपको थ्योरम्स लिखनी नहीं है, ये सब चीज़ें लिखनी नहीं है, ये नहीं करना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, शॉर्ट नोट्स जो हैं वो आपको जरूर बनाने हैं। और एक और चीज़ है, ये शॉर्ट नोट्स आपके काम आएंगे लास्ट मोमेंट पे, जो आपका वो दिन होगा जिस दिन आप CDS दे रहे होंगे, मैथ्स के पेपर से पहले आपको लगेगा अरे यार वो फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, अरे यार वो वाली थ्योरम याद नहीं आ रही, तो वहाँ फिर उसे छोड़ना नहीं है, वहाँ आपके शॉर्ट नोट्स हैं। क्योंकि बैग तो आप ले जा सकते हैं वहाँ पे, कोई ऐसा नहीं है कि बैग वहाँ मना नहीं है, बैग प्रॉपर आप जमा कर सकते हैं, उसमें आप शॉर्ट नोट्स रख के ले जा सकते हैं। और जो 2 to 3 वाला जो आपका गैप था, उसमें आप लंच करने के बाद आराम से अपने शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर सकते हैं। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, आपको बहुत हेल्प करेंगे शॉर्ट नोट्स। नेक्स्ट, स्टडी कंसाइज एंड स्मार्ट स्टडी। अब देखिए स्मार्ट स्टडी मीनिंग क्या है, जैसे कि मैंने बहुत से लोगों को देखा है, वो क्या करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं CDS के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं। इस चक्कर में उनका क्या होता है, या तो उनके किसी एक सब्जेक्ट में कोई कुछ स्पेसिफिक चैप्टर छूट जाते हैं, जैसे मैथ्स में 5-6 चैप्टर छोड़ दिए, उनको नहीं किया। या क्या होता है कि उनका कोई दूसरा सब्जेक्ट ही छूट जाता है, फॉर एग्जांपल GK छोड़ दिया, इंग्लिश छोड़ दिया। बट आपको ये नहीं करना है, आपको अपना टाइम मैनेजमेंट बड़े प्रॉपर तरीके से करना है, कंसाइज स्टडी करनी है। यहाँ पर उड़ान इन्फिनिटी से आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे कॉन्सेप्ट के साथ ही, चाहे वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो, चाहे PYQs आप अपनी तरफ से भी डाउनलोड करके कर सकते हैं, ये सब आपको जो है बड़े ही लिमिटेड और अच्छे क्वालिटी क्वेश्चंस दिए जाएंगे। यहाँ पर पूरा क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा, जिसको करने से आपके ऑल जितने भी टाइप के पॉसिबल हैं वो सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हों। तो इसलिए आपको कंसाइज करना है। और लेकिन एक बात मैं फिर भी बोलूँगा कि स्मार्ट स्टडी के लिए क्या चाहिए होता है आपको, प्रॉपर गाइडेंस। यहाँ पे गाइडेंस इज द की, गाइडेंस। वो गाइडेंस देने के लिए उड़ान इन्फिनिटी की पूरी टीम आपके साथ है। आपको जो है बहुत अच्छा गाइडेंस यहाँ पे दिया जाएगा, बहुत एक्सपीरियंस के साथ आपको गाइडेंस दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं, तो वह रिगरस रिवीजन इन लास्ट 15 डेज। देखिए मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको, अगर आप CDS की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करते हैं, आज ही से या कल से ही स्टार्ट करते हैं, तो मैं आपको बता दूं आपको हार्डली 45 to 50 डेज ही हैं। कैसे, अभी समझ लीजिए आपने 2022 नवंबर से जाकर के कहीं आपने प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दी, तो ये आपका 20 नवंबर और ये आपका 7 फरवरी। तो मेरी बात का बिलीव करिए, यहाँ पर आपको लगेगा कि दिसंबर के 31 डेज, नवंबर के 10 डेज हो गए, दिसंबर के 31 डेज हो गए, फिर उसके बाद जो है हमारे पास पूरी जनवरी के 31 डेज हो गए, और फिर यहाँ पे फरवरी के 6 डेज हो गए। बट मैं आपको सच बता रहा हूँ, आपकी जो एक्चुअल प्रिपरेशन होगी ना, जहाँ पे जिसमें क्वालिटी प्रिपरेशन करेंगे, वो आपके 45 to 50 डेज ही होंगे, सिर्फ 45 to 50 डेज बस। क्योंकि हम कितना ही सोच लें, लेकिन एक प्रोक्रेस्टिनेशन है कि कुछ ना कुछ हैबिट हम सभी के अंदर होती है, और ऐसा हम हरगिज़ नहीं कर पाएंगे कि हम जो है जितने दिन चाहें हम हर दिन जो है मैथ्स को स्टडी कर ही पाएँ और सारे सब्जेक्ट्स को प्रॉपरली स्टडी कर पाएँ। टाइम देना एक अलग चीज़ होती है, क्वालिटी टाइम देना एक अलग चीज़ होती है। तो आप जो क्वालिटी टाइम दे पाएंगे इन सब्जेक्ट्स को, वो आप, मैं सही बता रहा हूँ, 45 to 50 डेज ही दे पाएंगे। तो इसीलिए टाइम है आपके पास कम। अब ये कि 40-55 डेज के बाद ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं बचेगा, नहीं, आप क्वालिटी टाइम और देना, आपको कहीं से 15 डेज का टाइम और निकालना है। अब 50 + 15 आपका कितना हो गया, 65 डेज। यहाँ पर देखिए 62, 72, 78, 78 में से मैंने कितने, सिर्फ 13 दिन माइनस करे हैं, और 13 दिन यकीन मानिए आपके इन 2-3 महीनों में आराम से आपके कब निकल जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि आप मान के चलिए 50 डेज आपके पास है स्टडी के, दिस इज फॉर स्टडी,
और ये जो 50 डेज जो है और ये जो 15 डेज है ये आपके पास रिवीजन के। तो आपको लास्ट के 15 दिन जरूर बचाने हैं रिवीजन के लिए। और अब यहाँ पे फिर से एक प्रो टिप, सपोज करिए मैथ्स में आपको टोटल 20 चैप्टर्स करने थे। अब 20 चैप्टर्स तो बहुत वास्ट है, आपके 20 चैप्टर्स नहीं हो पाए, आपके 15 ही चैप्टर्स हो पाए। आपको एक चीज़ की गारंटी दे रहा हूँ मैं, पता है क्या, सिर्फ आप अपने जो 15 चैप्टर्स हैं ना उसी को रिवीजन करिए, और ये 15 डेज दीजिए, पूरे डिवोशन के साथ 15 डेज दीजिए रिवीजन के लिए। उन 5 चैप्टर्स को आप छोड़ दीजिए बिल्कुल। मैं गारंटी से बता रहा हूँ कि आप जो है उतना ही अच्छा स्कोर करेंगे और ज़्यादा अच्छा स्कोर करेंगे, बजाय आप उन 5 चैप्टर्स पर अगर दिन अपने वेस्ट करते तो ज़्यादा अच्छा स्कोर करेंगे। रीज़न मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। आपको क्या टारगेट करना है, 20 to 25 क्वेश्चन, यानी कि ऐसा तो है नहीं उन 5 चैप्टर से ही सारे क्वेश्चन आएंगे, इन 15 चैप्टर से ही तो मेजर पोर्शन आएगा। तो 20-25 क्वेश्चन आप नहीं कर सकते 100 में से, ईजिली कर सकते हैं। और आप AFA के लिए भी जाना चाहते हैं तो 35 कर लीजिए, 40 कर लीजिए इसको, बस। इससे ज़्यादा तो टाइम ही नहीं होता वहाँ पर सॉल्व करने का। 35-40 भी आपके इन 15 चैप्टर में हो जाएंगे। तो आपको उन 5 चैप्टर से चक्कर में नहीं पड़ना, रिवीजन करना, रिगरस रिवीजन। रिगरस मतलब एकदम अच्छे से रिवीजन आपको करना है। रिवीजन के टाइम पे सिर्फ आपको एक ही चीज़ करनी है, वहाँ आपको ना चैप्टर्स करने हैं, ये कुछ नहीं करना। रिवीजन के टाइम पे सिर्फ आपको एक चीज़ करनी है, क्या, सबसे पहले तो करना है आपको कॉन्सेप्ट, यानी अपने जो नोट्स हैं ना आपके शॉर्ट नोट्स, उसको आप रिवाइज करेंगे। सेकंड थिंग आपको करनी है PYQs, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और किसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सिर्फ CDS एग्जामिनेशन के, और किसी एग्जामिनेशन का कुछ नहीं, ये आपको करना है। अब हमारा लास्ट पॉइंट, सॉल्व क्वेश्चन ओनली व्हेन राइट आंसर इज अवेलेबल। ये भी बच्चों के साथ एक प्रॉब्लम देखी जाती है, क्या, कि वो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बाद उन्हें यही नहीं, खुद ही नहीं पता होता कि इसका आंसर क्या है अवेलेबल। तो प्लीज़ मैं आपको कहूँगा कि आप वही क्वेश्चन सॉल्व करिए जिनका आपको राइट आंसर पता हो। क्योंकि अगर आपने किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया तो आपको तो लगेगा कि हाँ मैंने सही मेथड अप्लाई किया और ये क्वेश्चन सही था, बट एक्चुअल में जब आप UPSC के पेपर में जब जाएंगे तो वहाँ आपको दिखेगा कोई ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहा। अब जब क्या होता है ना, किसी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पा रहे हैं, आपको पता है कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, आपने अप्लाई किया, आपने सॉल्व किया, बट वहाँ पर आपका आंसर मैच नहीं कर रहा। तो जब आंसर मैच नहीं करता ना, तो वहाँ पे बच्चे फिर टाइम वेस्ट करते हैं, उसको रीचेक करते हैं, हम उसमें कैलकुलेशन चेक करते हैं, दोबारा चेक करते हैं, और वो होता है आपका टाइम वेस्ट। और जब मान लीजिए आपने किसी क्वेश्चन में 5-7 मिनट दे दिए ना, आपने टाइम वेस्ट कर दिया अपना कि ये आंसर नहीं मैच हो रहा, आंसर नहीं मैच हो रहा, उसके बाद भी आंसर मैच नहीं हुआ, तब फिर लगता है बहुत बुरा, आपका कॉन्फिडेंस हो जाता है बहुत डाउन लेवल पे। अब वो कॉन्फिडेंस जैसे ही आपका डाउन आया, समझ लीजिए कि आपका जो है पेपर हो गया खराब। तो इसलिए प्रैक्टिस से ही आप ध्यान रखिए कि आपको वही क्वेश्चंस करने हैं सिर्फ जिनके आपको आंसर अवेलेबल कराए जाते हैं। उड़ान इन्फिनिटी की तरफ से मैं गारंटी देता हूँ कि आपको मैथ्स का जो भी कंटेंट यहाँ से मिलेगा, चाहे वो यहाँ की हमारी वीडियो क्लासेस में हो, चाहे वो PDF में आपको कंटेंट मिले, आपको सारे क्वेश्चंस के जो आंसर है वो आपको दिए जाएंगे। और मैक्सिमम क्वेश्चंस में हम आपको जो 4 ऑप्शन है वो भी देने की पूरी कोशिश करेंगे, जिससे आपको ये भी पता चले कि UPSC में 4 ऑप्शन भी किस टाइप के आते हैं। तो ये थी मेरी तरफ से स्ट्रेटजी, मेरी तरफ से गोल्डन पॉइंट, जो आपको कहीं भी जो है CDSE एग्जामिनेशन की इस तरह की स्ट्रेटजी नहीं मिलेगी। आपको इस वीडियो को देखते हुए समझ आ गया होगा कि केवल एक्सपीरियंस के साथ ही ये स्ट्रेटजी बताई जा सकती है। सेकंड थिंग क्या है कि अभी ये स्ट्रेटजी जो है ये सिर्फ अभी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है। आप अगर हमारे उड़ान इन्फिनिटी के साथ बने रहते हैं तो जो मेंबर्स के लिए हम एक स्पेशल वीडियो लाएंगे बाद में, जो कि होगी हमारे जनवरी लास्ट में, फरवरी के स्टार्टिंग में। वो वीडियो स्पेशली हमारी होगी जो होगी लास्ट मिनट टिप्स, यानी CDS के एग्जामिनेशन जस्ट 3-4 दिन पहले, 7 दिन पहले आपको क्या करना चाहिए। और वो वीडियो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ ऐसी वीडियो होगी कि उसको देखने के बाद आपकी जो उस टाइम का दैट टाइम जो आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन होगा, उससे आप 20 मार्क्स आप आराम से उसमें जो है बढ़ा सकते हैं। ऐसा जो है वो वीडियो होगा, वो वीडियो हम ऐसा वीडियो लाएंगे। तो उस वीडियो को देखना है तो आप उड़ान इन्फिनिटी के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और जो है मैंने अपने पिछली वीडियो में ही बताया था, जहाँ पे मैंने CDS के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था, वहाँ भी मैंने आपको बताया था कि हमारा जो है MIG-21 बैच आ रहा है CDSE 2021 के लिए और 2021 के लिए। तो इस MIG-21 का नाम है मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड गारंटी बैच फॉर CDSE 21, क्योंकि हम आपकी यहाँ पर सिलेक्शन की गारंटी लेते हैं। अब यहाँ पर नोट करने वाला पॉइंट क्या है, मैंने पहले भी आपको बताया है कि सिलेक्शन की गारंटी का मतलब ये है यहाँ पर कि हम सिर्फ आपको रिटर्न के लिए प्रिपेयर नहीं करा रहे हैं। यहाँ पर हमारा काम है कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो इनटू द आर्म्ड फोर्सेस एज एन ऑफिसर, ये है हमारा काम। तो हम ये चाहते हैं कि आपके रिटर्न के साथ साथ आपकी SSB की भी प्रिपरेशन उतनी अच्छी हो। बाकी जिन लोगों ने पहले CDSE दिया है या आपने वो मेरा वीडियो देखा है, नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं। वहाँ आप ये देख सकते हैं कि SSB जो है इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिटर्न के अगर 150 मार्क्स होते हैं फाइनल मेरिट में, तो SSB के भी 150 मार्क्स होते हैं। और रिटर्न क्वालिफाई करने के बाद नेक्स्ट स्टेज SSB आपके लिए मस्ट टू क्वालिफाई है, यू मस्ट गेट रिकमेंडेड फ्रॉम द SSB सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज।
तो हम आपको एसएसबी के लिए भी प्रिपेयर करवाएंगे। और जो है अभी उड़ान इन्फिनिटी की तरफ से आपके लिए एक बहुत बढ़िया ऑफर है जो आपको कभी कहीं नहीं मिलेगा। वो ये है कि रिटर्न क्वालिफाई होने के बाद हम आपको एसएसबी की भी प्रिपरेशन पूरी करवाएंगे और उसके लिए आपसे कोई एडिशनल चार्ज भी नहीं लिया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल, आप मेरी बात इसको नोट कर सकते हैं। कोई आपसे एडिशनल चार्ज नहीं लिया जाएगा, लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप जो है सीडीएस का एग्जामिनेशन अगर क्लियर करते हैं तो आप आइए, उड़ान इन्फिनिटी के साथ जुड़िए, हम आपके साथ हैं। और जो है बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।